अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो की डेटाबेस को सेटअप करना होता है। उसके अलावा हम इसमें जेंगो की ऐप्स के बारे में बात करेंगे कि जेंगो की ऐप्स होती क्या हैं, किस तरह से आपने इनको सेटअप करना होता है, यूज़ किस तरह से करना है। और तो और एमवीटी आर्किटेक्चर को जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, उसको ही थोड़ा सा मैं आपको आगे एक्सटेंड करके बताऊंगा कि टेक्निकल टर्म्स में एमवीटी आर्किटेक्चर क्या होता है और किस तरह से आपने एमवीटी आर्किटेक्चर को यूज़ करना होता है जेंगो में। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने जेंगो का एक प्रोजेक्ट सेटअप करना होता है और किस तरह से आप उसके पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको जो है इस फ़ोल्डर में ले आता हूँ जहाँ पे मैंने ये सारी वर्किंग की थी, और अब आपको मैं थोड़ा इसमें कोड करके दिखाता हूँ कि आपने इसमें कोड किस तरह से करना होता है। तो जो भी आपका फ़ोल्डर है जिसमें आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और आपकी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, उसको आपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है, या अपनी कोई भी आपकी पसंद की आईडी जो है आपने उसमें इसको ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया, और यहाँ पे जेंको प्रोजेक्ट में अगर आ जाए तो यहाँ पे मेरे पास क्या कहते हैं, एक फोल्डर है, एक डेटाबेस फाइल है और एक मैनेज डॉट पाई की मेरे पास पाइथन फाइल है। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि मैं आपको ये यूज़ करना सिखाऊं कि आपने कोड किस तरह करना है, आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने अगर वी एस कोड में कोडिंग करनी है तो इसमें आपको कुछ अच्छी एक्सटेंशंस मिलती हैं जिससे आप अपनी जो कोडिंग प्रोडक्टिविटी है वी एस कोड में उसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशंस जो हैं वो आपने इसमें वी एस कोड में इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे जो पहली एक्सटेंशन है वो है जेंगो, और ये बहुत काम की एक्सटेंशन है। ये इसके क्या कहते हैं, टेम्पलेटिंग में बहुत आपको ईज प्रोवाइड करती है। तो आपने इस जेंगो एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा एक एक्सटेंशन है बूटस्ट्रैप की, क्योंकि इस पूरे कोर्स में मैं आपको फ्रंट एंड भी सिखाऊंगा, तो फ्रंट एंड के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट्स की एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। तो ये भी आपने इसमें इंस्टॉल कर लेनी है। इसमें आपको ना काफ़ी सारे रेडीमेड बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो ये भी आपने जो है इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, उसके अलावा आपको एक एक्सटेंशन यहाँ पे बता देता हूँ। ये पाइथन एक्सटेंशन पैक, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, और इससे जो है आपको पाइथन सिंटेक्स में जो है ईज मिलती है, और आप अपने पाइथन सिंटेक्स को काफ़ी इजीली इसमें जो है वो राइट कर सकेंगे। अच्छा, अभी के लिए मैं वापस इसको एक्सप्लोरर में ले आता हूँ और यहाँ पे इस टैब को बंद कर देता हूँ। अच्छा, अभी बिल्कुल हम सिंपल अप्रोच लेके चलेंगे। अभी समझते हैं कि हमारा जो एम आर्किटेक्चर है वो क्या था। एम को जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो मॉडल व्यू टेम्पलेट होता है। मॉडल ये इसके लिए होते हैं, डेटाबेस के लिए। और डेटाबेस पे मुझे अब याद है कि डेटाबेस की भी एक एक्सटेंशन आपको चाहिए होगी। तो मैं जल्दी से आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ। डेटाबेस के लिए यहाँ पे एक सीक्वलाइट व्यूअर होता है, सीक्वलाइट व्यूअर। और ये लाजमी से आपने इंस्टॉल करना है अपने वी एस कोड में, क्योंकि अगर आपने डेटाबेस को इन डेप्थ समझना है इस कोर्स में तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो सीक्वलाइट व्यूअर की एक्सटेंशन है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपकी फाइल है डेटाबेस की, ये आप इसमें वी एस कोड में ही व्यू कर सकेंगे। वैसे वी एस कोड इसको व्यू नहीं करता, वी एस कोड इसे एक बाइनरी फाइल की तरह ट्रीट करता है। तो उसको जब आप बाइनरी फाइल को व्यू करने के लिए कहते हैं तो वो अजीब अजीब से सिंबल्स दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके पास ये सीक्वलाइट व्यूअर है तो ये इस तरह से, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपकी डेटाबेस को शो कर देगा। तो ये एक आपने एक्सटेंशन लाजमी से कर लेनी है। तो मॉडल पे मैं बात कर रहा था। मॉडल आपके डेटाबेस के लिए, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, डेटाबेस में डाटा आपने किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से डाटा को रिट्रीव करना है, और मतलब किस तरह से आपने डेटाबेस में टेबल्स बनाने हैं। और टेबल्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो भी जब बनाऊंगा मैं तो आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो बन रहे होते हैं, किस तरह से उनमें डाटा स्टोर होता है। उसके बाद व्यूज़ बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि बताते हैं कि जब भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। उसने विजिट किया हमारी वेबसाइट पे, हमने उसको क्या दिखाना है, हमने किस तरह से उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, वो व्यूज़ का काम होता है। और वो फंक्शन हो सकते हैं या कोई क्लास हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट सिंपल हमारे जो क्या कहते हैं HTML टेम्पलेट्स हैं, किस तरह से हमने बैकएंड से डाटा उठा के फ्रंट एंड पे शो करना है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जेंगो प्रोजेक्ट एक फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, एक डेटाबेस फाइल, एक मैनेज डॉट पाई। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये एक मैनेज डॉट पाई फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये एक मैनेज डॉट पाई फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये एक मैनेज डॉट पाई फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये एक मैनेज डॉट पाई फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये एक मैनेज डॉट पाई फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये एक मैनेज डॉट पाई फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है, ये एक मैनेज डॉट पाई फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फोल्
तो यहाँ आप देखेंगे कुछ फाइल्स हैं, जैसे init डॉट पाई, उसके बाद एक asgi पाई, settings डॉट पाई, urls डॉट पाई और wsgi डॉट पाई। अच्छा, इनमें कौन कौन सी आपने यूज़ करनी होती हैं? जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे वो है urls डॉट पाई, settings डॉट पाई। ये दो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये जो है, ये डायरेक्टरी, ये आपकी जेंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इसका नाम जेंगो प्रोजेक्ट है, ये वैसे भी अगर आप क्या कहते हैं किसी और नाम से भी बनाएंगे ना, और इस तरह की आपका एक फोल्डर होगा और उसमें इस तरह की फाइल्स हैं, तो वो आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कहलाएगी, क्योंकि उसमें आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग्स हैं और प्रोजेक्ट के जो है रिलेटेड बाकी काफ़ी सारा काम इसमें पड़ा हुआ है। जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आपकी ऐप्स को कंट्रोल करता है। जो ऐप्स हैं वो आपकी वेबसाइट का हिस्सा होती हैं। ऐप का मतलब क्या, एप्लीकेशन। और वेबसाइट जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकती है। आपको इस कोर्स में मैं दो एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, दोनों रियल वर्ल्ड बेस्ड होंगी। एक ब्लॉग एप्लीकेशन होगी और एक यूज़र ऑथेंटिकेशन बेस्ड होगी। और पहले हम यूज़र ऑथेंटिकेशन को अच्छी तरह ग्रिप कर लेंगे, क्योंकि जेंगो का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यूज़र ऑथेंटिकेशन पे है, कि ये इतना अच्छा आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि कमाल है। इससे बेहतरीन यूज़र ऑथेंटिकेशन मेरा नहीं ख्याल कि कोई वेब फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। और ये आपको जो है क्या कहते हैं उसमें बहुत ईज़ प्रोवाइड कर देता है कि आप इस तरह से इसको मॉडिफाई करें, जिस तरह मर्जी आप उसे यूज़ कर सकें। तो हम लोग पहले जो है ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे, उसके बाद ब्लॉग पे काम करेंगे। और दोनों जो है बेसिकली होंगी हमारे पास ऐप्स। तो ऐप्स को आप बेसिकली यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जो urls.py है, urls.py बेसिकली बताता है कि अब जैसे मैं google.com पे जाता हूँ। google.com बेसिकली क्या है, google.com एक URL है। ठीक है, जब ये URL में टाइप करता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो मेरे वाईफाई नेटवर्क पे जाएगी, वाईफाई नेटवर्क से ISP पे, ISP से वेब सर्वर पे। और वेब सर्वर जो है फिर जो है क्या कहते हैं एक बैकएंड में फंक्शन चलाएगा, जो मुझे नहीं पता कि कौन सा फंक्शन है, वो लैरी पेज को ही पता है क्योंकि उसी ने गूगल बनाया है। तो वो फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन ने मेरी उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके मुझे ये पेज दिखाना है। वो फंक्शन किस तरह चल रहा है वो बैकएंड पे, वो किसी को भी नहीं पता सिवाय गूगल के। तो क्या कहते हैं ये जो है यूआरएल्स में हमारे यूआरएल्स आएंगे कि अगर कोई एडमिन पे जा रहा है तो उसको क्या दिखाना है। अगर कोई खाली पाथ लेके आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं खाली पाथ लेके गया, पाथ बेसिकली क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये आपकी डोमेन होती है और ये आगे पाथ होता है। तो अगर मैं खाली पाथ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे गूगल का जो क्या कहते हैं फंक्शन है, वो देख रहे हैं कि खाली पाथ ही का है मेरे पास, मैंने अब इसको आगे कहाँ भेजना है। तो वो जो है उस पर सारी वर्किंग करके जो उसको खाली पाथ वाला फंक्शन लग रहा है वो चला रहा है, और फिर मुझे ये जो है इंडेक्स फाइल या जो भी ये HTML फाइल है ये नज़र आ रही है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूंगा, जैसे VS कोड डाउनलोड, तो ये देखें ऊपर पाथ चेंज हो गया, ऊपर देखें इसने एकदम से पाथ चेंज किया और अब मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली बैकएंड पे हैंडल हो रहा है। तो ये जो है यूआरएल्स में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से यूआरएल्स पे यूज़र को भेजना है। और उसके अलावा जो हमारी WSGA फाइल है, ये आपकी क्या कहते हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इस पे हम अभी इतनी बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको क्या कहते हैं कोर्स के एंड पे बताऊंगा कि इसको डिप्लॉय किस तरह करना है। और इसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत आसान होती है। तो इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको आपने ज़्यादा छेड़ना नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल और बैक टिक, इससे जो है एक क्या कहते हैं ये टर्मिनल खोल लूँगा। अब टर्मिनल जैसे ही मैंने खोला तो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग मिली है कि आपके पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसका नाम है VIRT। तो क्या आप इसे यूज़ करना चाहते हैं? तो हाँ, मैं बिल्कुल इसे यूज़ करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूँगा, LS करके देखूंगा मैं क्या कहते हैं किन फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जेंगो प्रोजेक्ट का एक्सेस है और VIRT का है। ये VIRT मेरा क्या कहते हैं वो वर्चुअल इन्वायरमेंट है। तो मैं सबसे पहले इसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये लाइन चलाई, तो इसने मेरे VIRT वाले वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट किया। मैंने कहा क्या कि VIRT में जाओ, उधर तुम्हें स्क्रिप्ट्स मिलेगा, स्क्रिप्ट्स के अंदर जाओ, और स्क्रिप्ट्स के अंदर एक फाइल है activate.ps1, तुमने उसको चला देना है। अगर आपको क्या कहते हैं नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, तो लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको सेटअप करना है और किस तरह से आपने इसको चलाना है। तो लास्ट वीडियो को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने
अपने इस फोल्डर के अंदर आना है। अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं यहाँ पे हूँ, जेंगो कोर्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आने के लिए मैं दोबारा लिस्ट लिखूंगा। तो देखें अभी तो मैं स्क्रिप्ट्स में हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जेंगो कोर्स VIRT स्क्रिप्ट्स, इसको तो पहले मैं कहूँगा कि तुम जेंगो कोर्स में आओ ना, क्योंकि जेंगो कोर्स के अंदर मेरा जेंगो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले CD डॉट डॉट, फिर CD डॉट डॉट जेंगो कोर्स में आ गए। उसके बाद LS, हाँ यहाँ पे मुझे अब जेंगो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं CD जेंगो प्रोजेक्ट में चला जाऊँगा। LS किया तो अब देखें यहाँ पे मुझे 3 फाइल्स नज़र आ रही हैं। जेंगो प्रोजेक्ट जो कि हमारा यहाँ पे फोल्डर है, ये वाला फोल्डर। उसके बाद एक db.sqlite3 जो कि हमारी डेटाबेस है, और एक manage.py। अच्छा, अब ये manage.py तक पहुंचना जो है वो मेन काम है। जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं जेंगो का, तो मेक श्योर करें कि आपका जो टर्मिनल है वो एक्सेसिबल हो manage.py से। आपने ये मेक श्योर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा python manage.py run server। तो ये उसको डिफॉल्ट पोर्ट 8000 पे रन करना शुरू कर देगा। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये जो वार्निंग है ना, इसको हमने टैकल करना है। इसको समझना है कि ये वार्निंग क्यों आ रही है। तो अभी के लिए तो सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी अगर आपको मैं दिखाऊं भी इसको लोकल होस्ट 8000 पे जाके, तो यहाँ पे जेंगो का सर्वर चल रहा है। बट ये वार्निंग हमें क्यों मिल रही है कि यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस? तो सबसे पहले समझते हैं माइग्रेशन होती क्या है। माइग्रेशन बेसिकली आपकी डेटाबेस से रिलेटेड एक टर्म है। अभी मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया ना, तो देखें ये दिखा रहा है टेबल 0, मतलब डेटाबेस में भी कुछ नहीं है। बाय डिफॉल्ट जेंगो को कुछ टेबल्स चाहिए होते हैं आपकी डेटाबेस में। जेंगो का मैंने भी आपको शुरू में बताया कि जेंगो यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ देखिए इसको टेबल कौन कौन से चाहिए? एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप्स, सेशंस। ये टेबल्स बेसिकली आपके होते हैं ऑथेंटिकेशन बेस्ड टेबल्स। तो ये इसको बनाने होते हैं, और ये बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है माइग्रेशंस। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब है कि डेटाबेस में चेंज कर दो। ठीक है, और एक होती है हमारे पास मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन का मतलब होता है कि उन चेंजेस को अभी एक फोल्डर में स्टोर करो माइग्रेशन वाले में। अभी डेटाबेस में नहीं अप्लाई करना, एक फाइल बना के उसमें सेव कर दो। ठीक है, जब हम कहेंगे कि माइग्रेट करो, तब उन्हें डेटाबेस में अप्लाई कर दो। अभी ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल सर से गुजर रही है, लेकिन अभी जब मैं ये कमांड्स टाइप करता हूँ तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। कंट्रोल C करके मैं सर्वर से ब्रेक करूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे LS, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं manage.py के पास हूँ। और यहाँ पे मैं इसे कहूँगा python manage.py make migrations। ठीक है, मेक माइग्रेशन जब कहूँगा तो ये क्या करता है, ये पहले देखता है कि कोई टेबल तो नहीं बना नया डेटाबेस में। ठीक है, अभी कोई टेबल नहीं बना। ठीक है, अभी एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप, सेशंस ये जेंगो ने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाए, जेंगो ने बनाए हुए हैं। तो इसने कहा नो चेंजेस डिटेक्टेड। इसके अलावा तो कोई और टेबल मैंने बनाना सिखाया ही नहीं है, ना बनाया। तो वही कहेगा ना कि नो चेंजेस डिटेक्टेड। अगर कोई चेंज होता तो उसको एक फाइल बना के ये माइग्रेशन वाले फोल्डर में सेव कर देता। ठीक है, अब हम कहते हैं कि माइग्रेट कर दो। ठीक है, यानी जो इसके ये टेबल्स हैं जो जेंगो को चाहिए, एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप्स और सेशंस, इन्हें अप्लाई कर दो। तो उसके लिए मैं कहूँगा python manage.py migrate। ये देखिए कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ, इसने इतना सारा कुछ अप्लाई किया। ये क्या है? ये बेसिकली अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो डेटाबेस फाइल को मैं बंद कर रहा हूँ, अब दोबारा खोलता हूँ। ये देखें ये क्या हुआ है। ये इतना कुछ जो आ गया हमारे पास, ये पहले तो नहीं था। पहले तो डेटाबेस की फाइल खाली थी। तो बेसिकली ये हमारे पास होते हैं टेबल्स, और ये होती हैं हमारे पास कॉलम्स, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, और ये हमारे पास रोज हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये डाटा को स्टोर कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। यहाँ पे देखेंगे हर एक के पास एक आईडी है। आईडी सबकी यूनिक है। आपको ये आईडी नंबर 18 जो है ना, वो इसके अलावा किसी के पास नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सेशन के पास है, बाकी किसी और के पास जो है वो आईडी नहीं होगी। क्यों? आईडी एक प्राइमरी की है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की जो है वो आईडी है, और ये जेंगो ने सेलेक्ट की हुई है। और मैं इस पर ओवर भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्राइमरी की। तो ये यूनिक होती है, और ये आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। हम वैसे तो फाइल्स में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फाइल्स में आपको ये प्राइमरी की वाला चक्कर नहीं मिलता, और उसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती कि इतना ऑर्गेनाइज्ड वे हो कि आपकी क्या कहते हैं एक रो में पूरा रिकॉर्ड पड़ा हो। ठीक है ना, एक पूरा रिलेशन। अगर मैं ऐसे कहूँ ना कि ये जेंगो माइग्रेशन वाले टेबल में से ये रिकॉर्ड नंबर 1 दो मुझे,
जिसकी आईडी मानो, तो वो मुझे ये सारा कुछ देगा, ये भी देगा, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि इनका आपस में एक रिलेशन है, एक पूरा रिकॉर्ड है। तो इसीलिए हम डेटाबेस को यूज करते हैं, क्योंकि डेटाबेस हमें एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है अपने फाइल्स के साथ और अपने डाटा के साथ इंटरेक्ट करने का। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ मैनेज डॉट पाई में आऊँ, नहीं सॉरी, यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई में आऊँ, तो ये सिक्यूलाइट 3 को यूज करता है यहाँ पे ये। अच्छा, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डेटाबेस बैकएंड है वो हमारे पास SQLite 3 होता है। और अभी अगर आप सीख रहे हो, आपको कुछ पता नहीं डेटाबेसेस का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप SQLite 3 को यूज़ करो, क्योंकि मैं इस कोर्स में आपको SQLite 3 के हिसाब से सिखाऊंगा। लेकिन अगर कोई यूज़ नहीं करना चाह रहा SQLite 3 को, क्योंकि इसकी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जिस तरह मेरे सीरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं तो उसमें SQLite 3 को नहीं यूज़ करता। लेकिन चूंकि ये सिखाने के पर्पज़ से मैं आपको सारा ये कोर्स कर रहा हूँ, तो इसमें हम SQLite 3 को यूज़ करेंगे। बट इन रियल लाइफ जब भी आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट बनाओ, तो इस बैकएंड को चेंज कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में पूरा एक तरीका होता है इसको चेंज करने का। मैं जेंगो डॉक्स में आपको ले जाता हूँ, जेंगो डॉक्स, और इसमें डेटाबेसेस में चलते हैं, डेटाबेसेस। कि इसमें इसने पूरा तरीका बताया होता है कि किस तरह से आपने एक क्या कहते हैं बैकएंड को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए पोस्टग्रे की आपके पास ऑप्शन है, मारिया डीबी की ऑप्शन है, माई एसक्यूएल की ऑप्शन है, ओरेकल की है, और एसक्यूएलाइट तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। तो मैं मोस्टली माई एसक्यूएल को प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे देखिए माई एसक्यूएल के नोट्स में आगे, जब मैं सीरियस प्रोजेक्ट्स में आता हूँ तब मैं माई एसक्यूएल को यूज़ करता हूँ जेंगो के साथ। बट सिखाने के पर्पजेज में सिक्योलाइट 3 मुझे जो है ईजी लगता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें सर्वर नहीं ऑन करना पड़ता है, वरना जो डेटाबेस है ना उसका एक अलग से सर्वर होता है। तो ये देखें यहाँ पे फोल्डर में ये पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट आता है, तो मुझे सिखाने में थोड़ा आसान रहता है, और जो सीखने वाला होता है उसको भी थोड़ा आसान रहता है कि VS कोड में ही डेटाबेस खोल ली और आराम से उसमें देख लिया कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। सिर्फ पाइथन का सर्वर चला और कोई अलग से डेटाबेस का सर्वर नहीं चलाना पड़ा। ये बस सिक्योराइट का फ़ायदा है, वरना इसके इतने कोई फ़ायदे नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर नीचे आ जाऊँ, तो यहाँ इसने बताया होगा कि ये देखें, अभी ये आपकी फाइल में है सेटिंग्स डॉट पाई में, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से कुछ मैनेज करना है। इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देनी है। यहाँ पे आपने कोई फाइल बना के उसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देनी है। फाइल अगर आप ना भी बनाओ ना, तो आप इस तरह करके ना इसके डेटाबेस उसको यूँ क्या कहते हैं कोटेशंस में करके, आगे ये जो इक्वल टू है इसके बजाय कॉलन लगा के, आगे डेटाबेस का नाम, यूज़र में भी उसी तरह कॉलन लगा के यूज़र का नाम, यूज़र वो जो क्या कहते हैं आपके डेटाबेस सर्वर का यूज़र होता है। जैसे अब मैं जैम्प यूज़ करता हूँ तो जैम्प में रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, और कैरेक्टर सेट ना भी सेट करें तो उसके बगैर भी चल जाता है। तो ये सारा आप देख लेना अगर आपने डेटाबेस चेंज करनी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपको नहीं पता कि डेटाबेस को किस तरह से हैंडल करते हैं, तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेटाबेस को चेंज करो। आप SQLite 3 के बैकएंड को यूज़ करते रहो और इस पे सीख लो। बट जब आप सीरियस प्रोजेक्ट्स बनाना, तो उसमें बैकएंड को चेंज कर लेना, जो डेटाबेस का बैकएंड है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है डेटाबेस बैकएंड। और उसके अलावा हमारे पास ऐप्स रहेगी कि ऐप्स क्या होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो आपकी एप्स को कंट्रोल करता है। एक वेबसाइट है, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्या कहते हैं, जैसे एक वेबसाइट है, उसका एक स्टोर भी हो सकता है, ठीक है। जिस स्टोर में वो क्या कहते हैं कुछ ई कॉमर्स कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स या कुछ भी मतलब उस पर सेल कर रहे हैं, वो स्टोर उनकी एक एप्लीकेशन है। और एक ब्लॉग पोस्ट भी हो सकती है जिसमें वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं और डिफरेंट डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ऐप्स को अपनी वेबसाइट में रखते हो, और वो आपकी वेबसाइट की एप्लीकेशंस होती हैं, कि आपकी एक वेबसाइट है लेकिन उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है आगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये उनके साथ इंटरेक्ट करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। ऐप बनाने के लिए आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि आप उसी फोल्डर में हो जिसमें आपकी मैनेज डॉट पाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो जेंगो प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मेरे पास मैनेज डॉट पाई, हाँ मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपने एक कमांड टाइप करनी है, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप। पहले हमने जो है स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था जेंगो एडमिन से, लेकिन अब हमारे पास मैनेज डॉट पाई है, तो हम इसे कह देंगे कि स्टार्ट ऐप। और ऐप का नाम आपने क्या रखना है, पहली ऐप जो है हम यूज़ करेंगे एक ऑथेंटिकेशन ऐप। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग ऑथ ऐप। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो ऐप अपनी इस फोल्डर के साथ ज़रूर लिखना, ठीक है। आपको मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ना, ये फोल्डर बना देगा। तो यहाँ नाम में आपने ऐप ज़रूर लिखना है अगर आप बिगिनर हो,
क्योंकि जब आप क्या कहते हैं इसमें काम करोगे ना, तो आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाओगे कि यार प्रोजेक्ट की कौन सी डायरेक्टरी है या ऐप की कौन सी डायरेक्टरी है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप अपने ऐप की डायरेक्टरी के साथ ऐप लिख दो, प्रोजेक्ट के साथ तो ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। और ये मैंने बताया था कि किस तरह से आपने बनाना है जेंगो एडमिन के थ्रू। तो यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा फोल्डर आ गया मेरे पास ब्लॉग ऑथ ऐप का। यानी इसमें मैं आपको ऑथेंटिकेशन करना सिखाऊंगा, किस तरह यूज़र ऑथेंटिकेशन करनी है, यूज़र साइनअप किस तरह करना है, और यूज़र रजिस्ट्रेशन, सारी जो इसकी क्या कहते हैं होती हैं यूज़र से रिलेटेड चीज़ें, वो हम इस ऐप में करेंगे। उसके अलावा एक और ऐप बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ब्लॉग, स्टार्ट ऐप ब्लॉग ऐप। ठीक है, ये और एंटर प्रेस किया तो एक और फोल्डर बन जाएगा ब्लॉग ऐप के नाम से। अब ये जो दो हैं ये हमारी ऐप्स हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं ये ऐप्स वैलिड है। ठीक है, ये मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग क्या कहते हैं कोई भी ऐप बना दें और उसको क्या कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट यूज करता रहे। नहीं, वो सिक्योरिटी ब्रीच में आ जाता है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को बताना पड़ता है कि ये दो तुम्हारी ऐप्स हैं, तुमने इनको यूज करना है। ठीक है, तो वो बताने के लिए अपने प्रोजेक्ट में आए, सेटिंग्स में आए, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है इंस्टॉल्ड ऐप्स का। ये यहाँ पे लाइन नंबर 33 में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं। ठीक है, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स मिल रही हैं। आपने क्या करना है, आपने ये कोमा के पास आके एंटर प्रेस करना है। कोटेशंस में आपने अपनी ऐप को लिखना है। ठीक है, ये ब्लॉग ऐप है ना, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग ऐप। यहाँ पे आपके पास एक ऐप्स डॉट पाई है, इसको भी मैं यहाँ पे खोलता हूँ। अब आपने इसको बताना है कि ये जो क्लास है ना तुमने इसको एक्सेस करना है। ठीक है, किस तरह एक्सेस करेगा बोला। अच्छा, इसको हमने बेसिकली कहना क्या है कि जो बेस डायरेक्टरी है जिसमें जेंगो प्रोजेक्ट पड़ा है उसी में ब्लॉग ऐप पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे ब्लॉग ऐप। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा इस फोल्डर तक। अब क्या आगे कहाँ जाना है। ठीक है, आगे उसमें एक फाइल है ऐप डॉट पाई। ठीक है, एप्स डॉट पाई है, ऐप नहीं, एप्स डॉट पाई फाइल है। और उसके अंदर ये क्लासेस ने जो है सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ एप्स। ठीक है, एप्स डॉट पाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी देख लेगा कि ये एप्स है और ये पाइथन फाइल है तो उसमें चला जाएगा। ठीक है, एप्स तक पहुंच गया। अब इसने इस क्लास को क्या कहते हैं सेट करना है, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिकली सेट करती है आपकी ऐप को आपके प्रोजेक्ट के साथ, ये उसको लिंक करेगी। तो यहाँ पे डॉट के बाद ब्लॉग ऐप कॉन्फ़िग को मैं पेस्ट कर दूंगा। अब सिंपली एक हमारी और ऐप है ब्लॉग ऑथ ऐप, तो उसको भी कर देते हैं ब्लॉग ऑथ ऐप। उसी तरह एप्स डॉट ब्लॉग ऑथ ऐप कॉन्फ़िग। और ये क्या मुझे इस तरह याद है या मैंने इसके रट्टे लगाए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली क्या है कि आपने इसको याद रखना कि जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा ना उसको ये टाइटल केस में लिखता है। टाइटल केस क्या होता है कि आपका जो पहला लेटर है ना वर्ड का वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखें ये इस तरह ब्लॉग ऐप, पहला वर्ड मैंने छोटा रखा था क्योंकि मुझे कैमल केस में लिखना आसान लगता है। तो इसने क्या किया, इसने बी को कैपिटल कर दिया, बाकी ऐप जो है उसमें बड़ा था उसने छोटा कर दिया उसको। तो इस तरह अगर मैं आपको ये ब्लॉग ऑथ ऐप में भी दिखाऊँ ना तो इसी तरह नाम लिखा होगा, क्लास का सेम ये नाम होगा। तो मैं कंट्रोल क्लिक करके ये देखिए उसी तरह ये एप्स डॉट पाई और ब्लॉग ऑथ ऐप में आ गया और वहाँ पे भी यही नाम है। तो ये टाइटल केस में नाम लिखता है। तो इस तरह जेनेरिकली आपने चीज़ों को समझ के चलना है, और मैं जेनेरिकली ही चीज़ों को समझाऊंगा ताकि आपको इस तरह लगे कि आप रट्टे लगा रहे हैं। रट्टे वाला कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल आपको जेनेरिकली चीज़ें जो है समझ आएंगी। तो अब हमने इतना कर दिया तो हमारी जो ऐप्स हैं वो सेट हो गई। अब हमने इन ऐप्स को आगे डेवलप करना है और इन ऐप्स के थ्रू हमने क्या कहते हैं यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने देखा कि किस तरह से आपने ऐप्स बनानी है अपने प्रोजेक्ट में और किस तरह से उन ऐप्स को आपने लिंक करना है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हमने पहला व्यू बनाना है अपना, पहला बैकएंड फंक्शन हम किस तरह से बनाएंगे और टेम्पलेट्स क्या होते हैं। और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह और भी इन डेप्थ जाएंगे, मजीद कोड करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी वीडियो थ्योरी पे बन रही हैं, बट ट्रस्ट मी ये थ्योरी आपके बहुत काम आएगी जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे या वैसे अपने कोई जेंगो के प्रोजेक्ट्स बनाओगे। ये थ्योरी आपके बहुत काम आएगी क्योंकि मैंने पूरी तरह कोशिश की है कि ये जो कोर्स है ये रट्टे वाला ना हो, ये एक जेनेरिक कोर्स हो और आपको इसमें चीज़ों की जेनेरिकली समझ आए
कि आपको क्या कहते हैं किस तरह से किस चीज़ को यूज़ करना है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।